आक्रोश में नारे लगाती हुई ये भारतीय जनता पार्टी की महिला शक्ति, जिसे आज आक्रोश रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल के गिर जाने के बाद पूरे देश में भाजपा का विपक्ष के खिलाफ ऐसे ही आक्रोश का प्रदर्शन जारी है। भाजपा महिला बिल के गिर जाने के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही है और इसलिए इस आक्रोश का प्रदर्शन केसरिया महिलाओं के आरक्षण में बाधा को जनता के बीच उजागर करने की भाजपा की कोशिश है। छत्तीसगढ़ में आज आक्रोश रैली के बाद भाजपा महिला बिल पास करने के लिए प्रदेश में एक विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसमें महिला आरक्षण का समर्थन किया जाएगा, जिसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने लगातार नारियों का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। 33% प्रतिनिधित्व उनको देने का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल विशेष पार्लियामेंट का सत्र बुलाया था, लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन ने और विशेषकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी वगैरह पार्टी ने इसको पास होने नहीं दिया। 70 करोड़ माता बहनों के साथ में ये धोखा उन्होंने दिया है। हमारे यहाँ की माताएं बहनें आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली थी। आज हजारों की संख्या में यहाँ पदयात्रा में शामिल हुई हमारी बहनें और हम सभी लोग उनके समर्थन के लिए और सहयोग के लिए यहाँ पर खड़े थे। बिल्कुल, इसके लिए एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाएंगे जिसमें निंदा प्रस्ताव पास होगा। जगह जगह प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष सत्र के जरिए कांग्रेस के खिलाफ भाजपा नैरेटिव सेट करना चाहती है, जिसमें कांग्रेस और विरोधी दलों का महिला विरोधी चेहरा जनता के सामने आ सके। रायपुर में महिला नेत्रियों ने इसी बात के समर्थन में पुरजोर तरीके से विरोध जताया है। जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है और ये जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि महिलाएं अपनी भावनाओं को अब सड़कों पर व्यक्त कर रही हैं। आने वाले समय में इन्हें आरक्षण देना पड़ेगा और ये लड़ाई अब सड़कों की लड़ाई है। वो सत्ता में भागीदारी देने के लिए इस प्रस्ताव को लेके आए थे और इस प्रस्ताव का गिरना इस देश की जो 50% हमारी बहनें हैं उनके लिए बहुत ही दुखद रहा। सभी बहनें टकटकी लगाए संसद की कार्यवाही को देखती रहीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये विपक्षी जो कांग्रेस और उनके साथ जो इंडी गठबंधन के सारे लोग हैं, ये महिलाओं के साथ छल कर रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश के हर हिस्से में हो रहा है। कांग्रेस कटघरे में है और आपके घेरे उसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन जवाब देने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये जिम्मेदारी संभाली है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और महिला आरक्षण के विरोध की बात को सिरे से नकारते हुए केंद्र सरकार द्वारा गलत परिसीमन करने का आरोप भाजपा पर जड़ा है। तो 2021 के बाद आप सब कर सकते हैं, केवल जनगणना नहीं कर सकते। जनगणना नहीं कराने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल यही है कि एसटी, एससी, ओबीसी का हक मारना है। साउथ वाले जो कह रहे हैं उनकी सीटें कम होगी क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया। आप यदि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को ले लें, छत्तीसगढ़ में 11 सीट हैं, उड़ीसा में 21 सीट है और मध्य प्रदेश में 29 सीट है। अब यदि 1.5 गुना होता है तो 11 को हो जाएगा 17, 21 का हो जाएगा 32 या 33। हमारा अंतर कितना हो गया? 16 का अंतर हो गया। सवाल परसेंटेज का नहीं है, सवाल आंकड़ों का है। वोट पड़ता है तो आंकड़ों में पड़ता है, अंकों में पड़ता है। तो ये नुकसान छोटे राज्यों को होगा। सीटें बढ़ेगी तो छोटे राज्यों को ज़्यादा घाटा होगा, मतलब और बड़े राज्यों को ज़्यादा फायदा होगा। फिलहाल दिल्ली हो या रायपुर, महिला बिल सियासी रण का क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें भाजपा महिला नेत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अब इसका सियासी फायदा किसे मिलेगा, कौन इस मुद्दे पर जीत रहा है और कौन हार रहा है, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 रायपुर।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में है। महिला बिल गिरने के बाद से लगातार सियासत जारी है और अब बीजेपी सड़कों पर है। कोशिश ये है कि जनता को ये समझ में आए कि महिला बिल आखिर रोका किसने है, और यही बहस का मुद्दा है, क्योंकि विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं कि उसने महिला बिल को रोका है, जबकि सत्ता पक्ष लगातार अपनी कोशिशों के जरिए बताने की ये पुरजोर कोशिश कर रहा है कि महिला बिल को किसने गिराया, किसके बात में कितनी सच्चाई है, किसके तर्क में दम है, और छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस महिला बिल के गिर जाने का क्या असर हुआ है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की नेत्री और प्रवक्ता डॉक्टर अनामिका जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ जुड़ रही हैं शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने बताया कि आज का दिन खास, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर आक्रोश रैली के जरिए बीजेपी ने जताई है अपनी आक्रोश, और इस आक्रोश के बाद जो स्थितियां बनी हैं वो बयानों के जरिए सामने आए हैं। तो पहली शुरुआत हम बीजेपी से करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस आक्रोश से क्या बताने की कोशिश है, और इस आक्रोश से क्या कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो बीजेपी नहीं कर रही है। कांग्रेस के आरोप अलग अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी ने आज इस आक्रोश रैली के जरिए क्या हासिल किया। अनामिका जी। सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आक्रोश उन महिलाओं का है जो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठी थी कि अगले चुनावों में उनको जो उनका अधिकार है, जो 33% आरक्षण जो उनका अधिकार है, वो किसी से कुछ मांग नहीं रही थी, वो अपना अधिकार मांग रही थी, और उनका अधिकार उनके हाथ में आते आते रह गया। और उस अधिकार के हाथ में ना आने की वजह प्योर राजनीति और कुछ नहीं, जहाँ पे हमको दलगत राजनीति, धर्म की राजनीति और SC ST OBC के मुद्दे की राजनीति से ऊपर उठ के उन महिलाओं को देखना चाहिए था, उनके हित को देखना चाहिए था। वहाँ हम उनके हित को देखने से चूक गए, और उसी चूक के जो उसका नतीजा हुआ कि ये बिल गिरा, उसी बिल के आक्रोश में आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की महिलाएं सड़क पर हैं, ये बताने के लिए कि हम अपना अधिकार ही मांग रहे हैं, हम किसी से कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं, और अगर हमारा अधिकार देने में हमको इतनी तकलीफ, इतनी देरी की जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदार बिल्कुल साफ साफ है कि विपक्ष के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो अपनी पर्सनल जो एजेंडा है, अपनी पर्सनल गेन है, उसको छोड़ के जनता के हित में, महिलाओं के हित में इस बिल को समर्थन दे सकता था। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि इसका क्रेडिट किसी एक को नहीं जाएगा, इसका क्रेडिट पूरे सदन को जाएगा। और अगर आज ये बिल पास हो जाता तो ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी की वाहवाही नहीं होती, वाहवाही उस सदन की होती जिसने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया था। ठीक है, तो बीजेपी का तो राष्ट्रीय स्तर से जो एक लाइन तय है वही लाइन मध्य अपने छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देती है, लेकिन एक खास बात ये, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, एक विशेष सत्र भी आप लोग बुलाने जा रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्यों बीजेपी करने जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को महतारी वंदन वर्ष घोषित किया है। वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, और इस सत्र के माध्यम से वो महिलाओं को आश्वासन देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महिलाओं के हित में कार्य कर रही है, और इस बिल के लिए हमको जितने भी प्रयास करने पड़ेंगे हम वो प्रयास करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, और पूरी निष्ठा के साथ ये प्रयास करके जितना जल्दी हो सकेगा इस बिल को लागू कराने का प्रयास करेंगे। तो साफ है बीजेपी की कोशिश ये है कि सड़क में भी वो दिखाई दे इस मसले पर और सदन में भी, और इसीलिए विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। अब चलते हैं कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ हैं। शिल्पा जी, अब पिछले 2 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक विलन बनकर सामने आई है, जहां चर्चा इसी बात की कि इस बिल को गिराने में कांग्रेस की भूमिका, कटघरे में खड़ी है कांग्रेस, महिला बिल पास नहीं हो पाया उसके लिए आप लोग जिम्मेदार। अब ये नैरेटिव बनता जा रहा है, लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर महिलाओं के विरोध में ये फैसला लिया। कैसे इसे दूर करेंगी? कांग्रेस की ओर से क्या स्ट्रेटेजी है? आपके सभी दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए मोहन जी, बड़ी हंसी आती है बलात्कारियों के लिए चुनाव में वोट मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
सड़कों में, सदनों में प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आक्रोश दिखा रहे हैं। अरे भाई, ये आक्रोश उस समय कहाँ था जब मणिपुर में बलात्कार में सारी महिलाएं और बहनें अत्याचार में डूबी हुई थी, तो ये आवाज नहीं निकालती थी। आज मेरी बहन बड़ी बड़ी बातें कर रही है। नारीवाद के मुखौटे पर राजनीतिक चाल और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था। वो इसलिए था, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो बिल 131वां संशोधन बिल जो था, 131वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो था, वो परिसीमन का बिल था। और एक बात बताइए, आपको भी जानकारी है, 2023 में दोनों सदनों में सर्वसम्मति से नारी आरक्षण, महिला आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है और आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिया है और वो कानून लागू भी हो जाना चाहिए। क्यों धरातल पर लागू करने में और क्यों घोषणा करने में, क्यों नारियों का, महिलाओं का हक और अधिकार की बात करने में भारतीय जनता पार्टी पीछे हो रही है? वो बात नहीं करना है उनको, इसीलिए आज ये सड़कों पर तमाशे करने के लिए और थोथा चना बाजे घना अपनी ही चीजों को दबाने के लिए ये प्रपंच कर रही हैं। ये प्रपंच नहीं तो और क्या है मोहन जी? जो बिल पास हो चुका है, जिस पर समर्थन मिल चुका है, उसमें भी, उस बात पर भी विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए ये प्रपंच। ठीक है, परिसीमन पर बहुत चर्चाएं बाकी हैं, उस पर चर्चा होगी आगे। नहीं, लेकिन जो 2023 में बिल पास हुआ है वो लागू कब होगा ये सब निर्भर करेगा जनगणना और परिसीमन पर। तो उस क्लॉज को हटाने के लिए ये संशोधन बिल लाया गया, उसी बात का संशोधन था। तो जो बड़ी बाधा है कि 29 में ये लागू हो जाए, उसके लिए ये प्रयास हुआ और उसे ही आप लोग ने रोक दिया। ऐसे में तो 29 में लागू नहीं हो पाएगा ये बिल। देखिए मोहन जी, आज भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका में है कि इतना शो ऑफ कर रहे हैं। इसके बजाय यदि ये निर्णय लेते कि महिला आरक्षण बिल को शर्तों में ना बांधा जाए, ना परिसीमन में, ना जनगणना में, इसके लिए संशोधन नहीं किया जा सकता था क्या? यदि वो संशोधन होता तो विपक्ष पूरी तरह से साथ देता, परंतु आपने परिसीमन में बांध दिया, आपने जनगणना में बांध दिया और क्या कहा, 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन होगा और आरक्षण भी उसी हिसाब से दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप परिसीमन आउटडेटेड डेटा के साथ में करेंगे, जहां जातिगत जनगणना भी का भी रिपोर्ट नहीं आए, आंकड़े नहीं आए, सभी चीजें भ्रम क्यों कर रहे हैं? महिला आरक्षण देना दीजिए, अभी दीजिए, छोटे मोटे संशोधन करके ठोस निर्णय दीजिए, घोषणाएं करिए। मैं भी महिला हूँ, मेरे साथ मेरी बहन भी महिला है, हम सबको बात करने। चलिए ठीक है, तो हम आपके पास लौटेंगे तो और तर्क वितर्क में बात करेंगे, लेकिन एक टिप्पणी सुन लेते हैं चौबे जी की। चौबे जी, दोनों पक्षों को सुना, बीजेपी कह रही है कि भाई इन्होंने रोक दिया, हम तो इसको सरल बनाकर 29 में लागू करना चाहते थे, अब परिसीमन भी इसमें एक शर्त की तरह लागू है, परिसीमन होगा तभी अब ये लागू हो पाएगा बिल। ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण से ऐसा लगता है कि ये महिला आरक्षण मिल पाएगा 29 तक कि आगे जाएगा। और मोहन भाई, 23 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। अब 23 में जब पास हुआ था तो 33 का राग अलाप रहे थे कि 33 में जाके इन लोगों को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उसके पीछे यही था कि परिसीमन होगा, जनगणना होगी और उस हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा। विपक्ष लगातार कह रहा था कि जल्दी करो। उस हिसाब से मोदी जी ने, या जो सरकार है उसने कहा कि चलिए हम इसमें जो छोटी मोटी बाधाएं हैं उसी से संबंधित हैं, सारी चीजें अलग नहीं है, उसी में आगे बढ़ना है, इसको हम दूर कर देते हैं और 29 में लागू कर देते हैं। अब परिसीमन तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से इको की सीटें बढ़नी है। ये करीब 230-35 सीटें बढ़नी है 33% के हिसाब से। और जनसंख्या चूंकि अब 11 या 12 जो भी जनसंख्या का आंकड़ा रहा हो, आज 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं। मैंने ये पूरा डिबेट जो था लोकसभा में चल रहा था, मैंने देखा था कि विपक्ष के जितने भी लोग बोल रहे थे वो सिर्फ कुतर्क दे रहे थे। किसी भी नेता ने, चाहे वो कांग्रेस का हो, सपा का हो, चाहे जेएमके का हो, चाहे किसी भी नेता ने तर्क नहीं दिया कि हम इस मामले को क्यों रोकना चाहते हैं। हम सिर्फ इसलिए रोकना चाहते हैं कि ये सरकार लेकर आई है। तो अब इस स्थिति में
जबकि सबको मिलके इसको पास कर देना था। ये ऐसा तो है नहीं कि एक बार पास हो गया तो फिर नहीं हो सकता था। अगर इसमें कुछ खामियां थी तो दोबारा इसको करा जा सकता था। लेकिन अगर ये पास हो जाता तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती 2029 में इनको अधिकार देने की। जी। अब पास हुआ नहीं है तो अब जो समय खराब हो रहा है तो फिर वो 2033 में चला जाएगा, जिसका कोई महिला या कोई भी नेता या कोई भी पार्टी इंतजार नहीं कर सकती, ना करना चाहती। इसलिए इन लोगों को इसको सर्वसम्मति से पास करवा देना था। अब स्थिति पॉलिटिकल ये बन गई है, मोदी जी के दोनों हाथ में लड्डू हैं, गिर गया तो मोतीचूर के लड्डू हैं, और नहीं अगर पास हो जाता तो मगज के लड्डू हैं। इन कांग्रेसियों को समझना, मतलब पूरे विपक्ष को समझना चाहिए कि ये लड़ाई जो है आज की नहीं है। इस लड़ाई को महिलाएं लड़ते लड़ते कम से कम 40-50 वर्ष हो गए, और आधी आबादी को यह हक मिलना ही चाहिए और इनको हक दे देना था। एक बार हक तो दे दो, फिर उसके बाद में संशोधन है, गड़बड़ी है, इस सब पे तो डिबेट होता रहेगा और संशोधन वगैरह होते रहेंगे। आपने सिर्फ सीधे रोक दिया, ये गलत था। पूरे देश देख रहा था। नहीं, लेकिन अभी भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गलती किसकी है। ये काफी टेक्निकल मामला है। क्या जनता समझ पाएगी क्या ये सब चीजें? कोई टेक्निक, देखिए जनता के पास तो एक लाइन का मैसेज चला गया कि इन सब ने मिलकर मेरा बिल गिरा दिया। जो भी नहीं तो उसमें ठिकरा बीजेपी के पक्ष में भी नहीं, बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी का पाला अपर लेवल पे, क्योंकि वो लेकर आया। अगर पास करा देते तो सारी पार्टियों को इसका श्रेय मिलता, सारी पार्टियों को महिलाएं आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद देती कि चलो ठीक है किसी तरीके से आ गया, अब हमारी राह खुल गई। अब जब राह खुल गई है तो उस राह पे चलने में कहीं मोड़ आएगा, कहीं गड्ढा आएगा, वो आप अपना ठीक करते रहना। लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि नहीं, हम साइकिल में हम चलने ही नहीं देंगे, ये गलत किया। ठीक है। और एक सवाल इसमें शिल्पा जी का भी जोड़ दे। शिल्पा जी, ऐसे में महिला वर्ग वैसे भी कांग्रेस से थोड़ा कट के चल रहा है, अब तो और नाराज हो जाएंगे। इसको डैमेज कंट्रोल करने के बारे में पार्टी को सोच रही है क्या, या लगता है पार्टी को कि उसने फैसला सही नहीं लिया? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी, जो अभी लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया गया था 131वां संशोधन, वो परिसीमन का बिल था। आप कह रहे थे मोहन जी कि सरकार इसे सरल बनाना चाहती थी, महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़कर सरल बनाना चाहती थी। मुझे एक बात बताइए मोहन जी, जब महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है दोनों सदनों में, वो लागू हो जाना चाहिए था, तो उसे परिसीमन के साथ यदि जोड़ेंगे, परिसीमन इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, कोई ये 1 दिन 2 दिन का प्रोसीजर तो है नहीं। संविधान में 7 आर्टिकल हैं, उसको पढ़ करके उसके हिसाब से काम करना, और जो फ्रीज था इतने सालों से, 1976 में एक बार फ्रीज हुआ, उसके बाद 2001 में फ्रीज हुआ परिसीमन, उसको खोल करके फिर से पूरी चीजें और पूरा ड्राफ्ट तैयार करना, ये आसान लगता है? नहीं, तो इसीलिए तो परिसीमन को हटा दिया गया। महिला आरक्षण को क्यों जोड़ दिए उससे भाई? इसीलिए तो बाध्यता हटा दी गई। उनको करने तो देती, महिलाओं से डर रही हैं। आसान गलत तो आप उनको करने तो देती, नहीं करते तो आपके पास मौका था। परिसीमन से जोड़ा क्यों? 2023 में ये बिल ऑलरेडी परिसीमन की कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं सवाल कर लेता हूँ अनामिका जी, कुल मिलाकर ये कि जो 545 सीटें हैं उसमें आरक्षण दें 33%, ये कांग्रेस की मांग है। उसको बढ़ाकर का बीजेपी देना चाहती है, लटकाए रखना चाहती है। देखिए मोहन जी, 1971 में जब ये 543 सीटें डिक्लेयर हुई थी, उस समय देश की आबादी थी 50-55 करोड़। आज देश की आबादी लगभग 140 से 145 करोड़ है। तो उस आबादी के हिसाब से क्या सीटों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए? और अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो क्या सिर्फ बीजेपी के लिए बढ़ेगी, बाकी दलों के लिए नहीं बढ़ेगी? तो परिसीमन से इतनी आपत्ति क्यों है? उसके बाद शिल्पा जी, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरी चीज, अगर हम 33% में, इनका एक और मुद्दा आया SC ST OBC बाद में आता, पहले 33% महिलाएं तो आती सदन में, फिर आपका मन करता आप पूरे 33% SC ST OBC को दे देते, आप एक भी जनरल को नहीं देते। वो तो चॉइस आपकी थी ना। एक बार 33% जब लागू होगा, उसमें से कितना मुझे उत्तर ही नहीं मिलता, ST को जाना है, कितना OBC को जाना है, वो डिसाइड करना ज्यादा आसान होता, या हम पहले ही उस चीज पे झगड़ा कर ले और वो 33% ही ना आने दे। तो मुझे लगता है कि ये जो एक मैसेज गया है सदन से विपक्ष का कि हम बिल्कुल महिला विरोधी हैं, हमको सिर्फ महिला सदन में महिलाएं गांधी परिवार की और डिंपल यादव जी ही अच्छी लगती हैं, सामान्य महिलाएं हमको सदन में नहीं अच्छी लगती हैं।
सिर्फ एक मैसेज गया है बाहर, और इस चीज को लेके जो भारत की महिलाएं हैं वो बहुत आक्रोशित है, और महिला अपना अपमान कभी नहीं भूलती है, और उस अपमान को महिला आगे याद रखते हुए इसका जवाब भी देगी। ठीक है, लेकिन अभी चुनाव में भी तो 3 साल हैं, अपमान का जवाब कब देंगी? 3 साल तक तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अनामिका जी, देखिए, इसी लंबे समय को कम करने के लिए प्रक्रिया लाई गई थी, और जो मुझे लगता है कि जिसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगी छत्तीसगढ़ का आपको, कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में 33% महिलाओं को जगह दी है, और 10 नगर निगम में से 5 नगर निगम की महापौर जो है वो महिलाएं हैं। तो ये परिवर्तन हमारी पार्टी में तो शुरू हो गया है, और मुझे लगता है ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को किस तरह से सपोर्ट करती है, चाहे उनको घर का मुखिया बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास के जरिए उनके हाथों में चाबी देना हो, चाहे स्वच्छता शौचालय से जोड़ने की बात हो, चाहे महतारी वंदन की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो। महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया गया। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे भी कांग्रेस अपोजिशन में खड़ी थी, जबकि वो प्योर महिला हित का मुद्दा था। तो मुझे ये लगता है कि विपक्ष बार बार एक ही मैसेज बाहर भेज रहा है कि हम महिला विरोधी हैं, और हम किसी भी चीज में अपनी दलगत और पर्सनल राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकते। ठीक है, तो मैं अनिल जी से भी हाँ, शिल्पा जी, को क्यों जोड़ा आपने? परिसीमन को क्यों जोड़ा? उस कानून को कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। हाँ जी, मैं तो कह रही हूँ ना, परिसीमन, आप मुझे लगता है कि 2023 का बिल आपको पढ़ना चाहिए एक बार। 21वीं सदी है, परिसीमन आराम से हो जाएगा, अब वो जमाने निकल गए। जनगणना का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। 21वीं सदी है, AI आ गया है, सारी चीजें एकदम हो जाती, कहीं कोई प्रॉब्लम। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी मोहन जी, जो 543 पे अगर हम आरक्षण कर देते हैं, मान लीजिए कल को राहुल गांधी जी की सीट महिला आरक्षित हो गई, तो विपक्षी आरोप लगाएगा कि आपने जानबूझ के उसको महिला आरक्षित कर दिया। सीट पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए चौबे जी, जो क्या इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा था क्या बीजेपी का? बीजेपी शायद ये लाभ लेना चाहती थी कि भाई परिसीमन की जरूरत ना पड़े, और जनगणना के आधार पर परिसीमन ना हो, और जो प्रोपोर्शनेट सीटें हैं, यानी सभी प्रदेशों में 50% सीटें बढ़ाकर महिला आरक्षण लागू कर दिया जाए। इससे क्या बीजेपी अपना फायदा देखकर उसने ये बिल लाया था क्या? नहीं मोहन भाई, टेक्निकली परिसीमन होना जरूरी है और जनगणना होना जरूरी है, तभी तो आप भाग गुणा भाग करोगे, और उसमें देरी हो सकती है, इसलिए नहीं, देरी इसलिए नहीं हो सकती कि ये 21वीं सदी है, इतना ज्यादा फास्ट हो गया है सिस्टम कि फटाफट हो जाता। मतलब ऐसा कुछ नहीं, सरकार देखिए, अगर सरकार दृढ़ निश्चय कर ले तो अभी 1 साल में सर परिसीमन करा देगी, और 1 साल में जनगणना हो जाएगी। कोई अब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बचा है। ये सब चीजें ये आ चुका है, सब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई इन सब मामलों में, तो इसको हो जाने देना चाहिए था। मेरा यही था कि विपक्ष में देख रहा था पूरा लोकसभा का कि सारे विपक्षी के लोग कुतर्कों पे बात कर रहे थे, उनको इसको पास हो जाने देना था। पास हो जाने के बाद जो भी खामियां थी, ठीक है, फुल प्रूफ कोई वो नहीं होता, जो खामियां हैं बाद में दूर हो जाती, तो कम से कम उन महिलाओं को 50% महिलाओं को तो संतुष्टि हो जाती। ठीक है शिल्पा जी, अब कांग्रेस क्या करने वाली है? ये तो सड़क में भी उतर गए, सदन में प्रस्ताव ला रहे हैं, आप लोगों ने भी कुछ सोचा है क्या? क्या करने के लिए आप लोगों की तैयारी है? ये बातें जो आप लोगों के पक्ष की हैं वो जनता तक कैसे पहुंचेगी? मतलब चर्चा में ये सामने आ रहा है कि विपक्ष जो कह रहा था वो कुतर्क में कह रहा था, और मणिपुर की बेटियों को निर्वस्त्र घुमाए जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग तर्क दे रहे थे। महिला 33% महिलाएं सदन में बैठी रहेंगी तो उन मणिपुर की लड़कियों का मुद्दा भी वही महिलाएं उठाएंगी। आप महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और अभी भी हम बोल रहे हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, और परिसीमन जनगणना और महिला आरक्षण मणिपुर की घटना को जो आप जोड़ रही है, आप इस पे बात कीजिए ना। मैं तो बोल रही हूँ कि बहुत गलत हुआ, उसमें महिलाओं पे जो भी हुआ किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, और उसी चीज को परिवर्तन करना शक्तिशाली होना जरूरी है। सबसे पहले महिलाओं का पावर में आना जरूरी है, तब जाके ये सारी घटनाएं होना रुकेंगी। जया बच्चन भी तो सदन में है, वो नहीं उठा रही है क्या महिला सशक्तिकरण के मामले? मणिपुर की बेटियों का मामला, हेमा मालिनी जी भी है, कंगना रनावत जी भी है, वो क्यों नहीं उठा रही? गांधी जी भी है जो बोलती है कि बेटी हूँ, बेटी के लिए लड़ सकती हूँ, तो आज वो उस बेटी के लिए क्यों नहीं लड़ी? आज उसके आप आराम देखिए ना, अब की जा रही है कि बहुत अच्छा हुआ बिल गिर गया, उसका सेलिब्रेशन कर रही है, तो क्या वो महिला जानकारी दुरुस्त करके आया करिए? अनामिका जी, आप ना अपनी जानकारी दुरुस्त करके आया करिए। प्रियंका गांधी जी के कई बयान लाते हैं, कई बयान लाते हैं। उनके हारने का जश्न मना रहे हैं, हम उनके अपमान का जश्न मना रहे हैं। चलिए कांग्रेस क्या करने वाली है उसका, उस पर ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि ये तो आप लोगों को पूरी तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं
आप लोगों की बात कैसे ज्यादा पहुंचेगी? कोई आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, कांग्रेस विभिन्न मंचों से, प्लेटफॉर्म से एक स्पष्ट बात और स्पष्ट मांग सरकार से करना चाहती है कि 2023 का जो बिल था वो कानून के रूप में जमीनी स्तर में आप लागू कर दीजिए। 543 सीटों पर ही आरक्षण, क्योंकि इन्होंने तो कहा 2011 की जनगणना को आधार माना जाएगा। मेरे शब्द नहीं है, इनके खुद के शब्द हैं कि 2011 को ही आधार माना जाएगा सेंसस को। तो जब 2011 को आज से, अभी से, इसी वक्त से 2011 को मान करके, आधार मान करके 543 सीटों में दे दीजिए। चलिए, अभी का काफी समय है। कांग्रेस की ये मांग मानेगी क्या बीजेपी? कर रही है 2011 को आधार मानने की, तो उसी आधार पे माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि अगर आपको पेपर पे 50% चाहिए तो मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं 50% वो 2011 के आधार पे देता हूं। आप तो 2071 के आधार पे बोल रही हैं कि आप लागू कर दीजिए इस बिल को। हम तो उससे आगे बढ़ के अभी के सेंसेक्स पे बात कर रहे हैं। 2011 के सेंसेक्स पे 50% राज्यों में बढ़ा के उस पे महिला आरक्षण लागू करने की बात कर रहे हैं। आप करिए ना, बात मत करिए, आप काम करके दिखाइए। 543 में अगर लागू होगा तो ये सेंसेक्स काफी पीछे का है। 2011 के हिसाब से लागू करेंगे तो सीटें बढ़ेंगी, 800 सीटें हो जाएंगी। कहा ना, लोकसभा की चर्चाओं में आया, मैंने तो नहीं कहा 2011 का आधार माना जाए करके। ठीक है, चलिए अब क्या लग रहा है चौबे जी, ऐसे में महिलाओं के वोट बैंक की ये लड़ाई कितनी आगे जाएगी, क्या होने वाला है आगे? देखिए, जैसा कि चल रहा है, इस अब सारे विपक्षियों को, सरकार को 29 में महिलाओं को अधिकार देना ही पड़ेगा। अब एकजुट हो, चाहे अलग अलग हो, सरकार की तो अब नैतिक जिम्मेदारी बन गई मोदी जी की कि 2029 में किसी भी तरीके से, चाहे परिसीमन कराए, चाहे जनगणना कराए, किसी भी तरीके से टारगेटेड करके इनको 33% देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी इलेक्शन में। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होगा इस पर हमारी निगाह बने रहेगी, समय की बाध्यता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महिला बिल को लेकर अभी सियासी जंग लंबी चलने वाली है। दोनों पक्षों की ओर से अस्त्र शस्त्र अभी चलते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर अनामिका जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।